हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू रावत कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो एक मोटिवेशनल वर्ड्स के साथ। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों राजस्थान का एकीकरण, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। पूरा डिटेल से हम बात करने वाले हैं विद शॉर्ट ट्रिक, और शायद ये वीडियो देखने के बाद राजस्थान का एकीकरण आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और इफेक्टिव डायग्राम के साथ हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व, यानी जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, इस स्वतंत्रता से पूर्व भारत जो देश था वो 565 तो देशी रियासतों में बटा हुआ था। यानी 565 देशी रियासतों में बटा हुआ था दोस्तों। और उन 565 में से 562 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इन तीनों ने स्वेच्छा के साथ भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। यानी विलय पत्र पर इन 3 रियासतों ने, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। यानी ये स्वेच्छा से भारत के साथ मिलने के लिए राजी नहीं हुई थी। और 562 रियासतों ने विलय पत्रों पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ मिलने के लिए सहमति दे दी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान में उस समय 19 देशी रियासतें थी। यानी राजस्थान के अंदर उस दौरान 19 देशी रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। ये 3 ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। यानी उस समय राजस्थान की स्थिति ये थी कि 19 तो देशी रियासतें यहाँ थी, 3 ठिकाने थे, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अगर इन ठिकानों की अगर हम बात करें तो इसको याद करने का एक बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। और वो शॉर्ट ट्रिक ये है कि नकल जो है वो अलवर, बांसवाड़ा, टोंक में ठीक है। नकल अलवर, बांसवाड़ा, टोंक में ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो नकल शब्द है उसको हमने ये रख दिया नकल। ने से बन गया नीमराणा, के से बढ़ गया कुशलगढ़, ले से बन गया लावा। फिर बात करते अलवर, तो पहले के साथ अलवर रख दिया, फिर बांसवाड़ा, फिर दूसरे के साथ बांसवाड़ा, फिर टोंक, तो तीसरे के साथ ये टोंक रख दिया। तो क्या बन गई ट्रिक के हिसाब से, पहला जो ठिकाना था वो नीमराणा अलवर के अंदर था, दूसरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था, और तीसरा लावा टोंक में था। इस शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों कि नकल अलवर, बांसवाड़ा, टोंक में ठीक है। ना से नीमराणा अलवर, क से कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ल से लावा टोंक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1945 के अंदर ब्रिटेन में क्लीमेट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। और इससे पहले वहां पर चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। ये आपको पता कर रखना है दोस्तों। उसके बाद ब्रिटेन की जो संसद थी, इस ब्रिटेन की संसद ने
16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। यानी ब्रिटेन की संसद ने 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 16 जुलाई 1947 को। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के फलस्वरूप, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था, उसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत जो था, उस भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, अंग्रेजी दासता से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जो 8वीं धारा थी, इनको इस 8वीं धारा ने वापस से हमको संकटग्रस्त कर दिया, हमको संकट में डाल दिया। क्योंकि इस धारा के अंदर क्या लिखा हुआ था दोस्तों, कि इस धारा के अनुसार ब्रिटिश सरकार की भारतीय देशी रियासतों पर स्थापित जो सत्ता है, यानी ब्रिटिश सरकार की भारतीय देशी रियासतों पर स्थापित सत्ता समाप्त कर ये सर्वोच्चता देशी रियासतों को दे दी जाएगी। ये सबसे खतरनाक पॉइंट था संविधान की धारा 8 का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का, कि ब्रिटिश सरकार की जो भारतीय देशी रियासतों पर जो सत्ता है, उस सत्ता को वापस से हटा करके उसी रियासतों को सौंप दिया जाएगा। इससे क्या होगा, देशी रियासतें खुद ये निर्णय कर सकेगी कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती है और भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिल सकती है। अगर दोनों में ही नहीं मिलना चाहे तो अपने स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रख सकती हैं। यानी ये बहुत ही खतरनाक संविधान की 8वीं धारा थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, जिसको भारत के लोगों, जिस धारा ने भारत के लोगों को संकटग्रस्त कर दिया था, संकट की घड़ी में डाल दिया था। और अगर ऐसा होता, उस धारा के हिसाब से होता, तो भारत आज अनेक छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर होता, संपूर्ण एक राष्ट्र के रूप में नहीं होता। अब इस देशी रियासतें जितनी भी थी, इस देशी रियासतों के एकीकरण का, उनको एक करने का जो कार्य किया था, वो किया था भारत के एक लौह पुरुष थे। अब लौह पुरुष के रूप में हम किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस लौह पुरुष ने इस देशी रियासतों के एकीकरण का जो मसला था उसको हल कर दिया और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना कर दी। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रियासती विभाग बनाया था, इस रियासती विभाग की अध्यक्षता स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही की थी और इस रियासती विभाग का सचिव जो बनाया था, वो बनाया था दोस्तों वीपी मेनन को। किसको बनाया था दोस्तों? सचिव बनाया था वीपी मेनन को, सचिव बनाया था वीपी मेनन को। और इस रियासती विभाग का अध्यक्ष किसको बनाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रियासती विभाग की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और रियासती विभाग के सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उस एकीकरण की पूरी प्रक्रिया जो थी वो 7 चरणों में संपन्न हुई थी। यानी राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। दोस्तों एकीकरण का श्रेय किसको हम देते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। अब राजस्थान का एकीकरण जो था वो एकीकरण कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों?
18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था और ये पूर्ण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। यानी राजस्थान की एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कब प्रारंभ हुई? 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई और पूर्ण कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी दोस्तों। अब ये जो एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया थी, इस एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया में समय कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था दोस्तों। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान जो था वो 19 देशी रियासतों में बटा हुआ था। 3 ठिकाने निमराना, कुशलगढ़, लावा और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा में बटा हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व पूरे भारत में 565 देशी रियासतें थी, जिनमें से 19 राजस्थान में थी। जोधपुर के जो शासक थे जिसका नाम था हनुमत सिंह, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे, लेकिन वीपी मेनन जो रियासती विभाग के सचिव थे और लॉर्ड माउंटबेटन, इन दोनों ने बड़ी ही चतुराई से इनको भारत में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। यानी जोधपुर रियासत जो थी वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने इसको बड़ी ही चतुराई से भारत के साथ मिलाने के लिए जोधपुर के शासक को राजी कर लिया। बांसवाड़ा के महारावल थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह। इस चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी इस विलय पत्र को बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह, इन्होंने डेथ वारंट का नाम दिया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब रियासतों के बारे में कुछ विशेष जानकारी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। तो हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी राजस्थान की, वो कौन सी थी दोस्तों? जोधपुर रियासत थी। इसी तरह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, यानी सबसे बड़ी जोधपुर थी, सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा रियासत थी। इसी तरह जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी दोस्तों, वो सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत थी। इसी तरह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी दोस्तों? शाहपुरा थी। इसी तरह सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी या उदयपुर रियासत थी दोस्तों। यानी सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत, जो कि उदयपुर रियासत के नाम से भी जानी जाती थी, या इसको उदयपुर रियासत भी हम कह सकते हैं। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ या उदयपुर रियासत। इसी तरह सबसे नवीन और अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़, जो सबसे अंत में भी बनी थी और सबसे नवीन और अंतिम रियासत थी। और एकमात्र ऐसी रियासत है जो अंग्रेजों के द्वारा निर्मित है। यानी अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत थी कौन सी? झालावाड़, जो कि सबसे नवीन और अंतिम रियासत थी राजस्थान की। इसी तरह एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी दोस्तों। इसी तरह जाटों की रियासत थी भरतपुर और धौलपुर, और शेष अन्य जो भी रियासतें थी वो राजपूतों की थी दोस्तों। एकीकरण के अंत में शामिल होने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी दोस्तों? सिरोही रियासत। यानी सबसे अंत में कौन सी रियासत शामिल हुई थी एकीकरण में? सिरोही रियासत शामिल हुई थी दोस्तों। अब इस एकीकरण की जो 7 स्टेप हैं, 7 चरण हैं,
इस एकीकरण को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं लंबे समय तक। तो इस शॉर्ट ट्रिक को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है दोस्तों, जो भी चरण थे उन चरणों में क्या क्या नाम दिया गया उनको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है। एमपी से बस राजस्थान आई, एमपी से बस राजस्थान आई, और इस बस को आने में बहुत ज़्यादा समय लगा था दोस्तों, 8 वर्ष से अधिक समय लगा था। एकीकरण की पूरी प्रक्रिया एक बस के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो एमपी से बस राजस्थान आई। अब देखिए दोस्तों, एम का मतलब क्या हुआ, मत्स्य संघ, पी का मतलब पूर्व राजस्थान, से का मतलब संयुक्त राजस्थान। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान यानी एमपी से, फिर आता है बस, बस से बन गया वृहत राजस्थान, और फिर आता है स से हो गया संयुक्त राजस्थान, और फिर राजस्थान से हो गया राजस्थान, या इसको आप राजस्थान संघ भी कह सकते हैं। और लास्ट है दोस्तों आई, आ से आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। यानी एक लाइन आपने याद रख ली, एमपी से बस राजस्थान आई, तो ये स्टेप आपको याद हो गए। सबसे पहले मत्स्य संघ बना, उसके बाद पूर्व राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर वृहत राजस्थान, फिर संयुक्त वृहत राजस्थान, फिर राजस्थान या राजस्थान संघ, और लास्ट में सबसे अंत में 7वें स्टेप में क्या बना था, आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। अब हम बात करते कि कब कब बने, इनके महीनों को याद रखने का ट्रिक। महीनों को याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। अब देखिए दोस्तों, माँ से क्या बन गया, मार्च, फिर माँ से बन गया मार्च, यानी दो जो माँ थे उनसे क्या बन गया, मार्च बन गया। फिर अम्मा शब्द के ए से क्या बन गया, अप्रैल बन गया। फिर माँ से क्या बन गया, वापस मार्च बन गया। फिर मंजन के में से क्या बन गया, मई बन गया दोस्तों। इसी तरह जे मंजन, तो ज से क्या बन गया दोस्तों, जनवरी बन गया, और लास्ट में मंजन के न से नवंबर बन गया। यानी मामा अम्मा मंजन करो। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप महीनों के नाम को याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। मामा अम्मा मंजन करो, माँ से मार्च, मार्च बन गया, अ से अप्रैल बन गया, फिर माँ से मार्च बन गया, फिर म से मई बन गया, ज से जनवरी, और न से नवंबर। अब जो डेट है उस डेट को आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं, 1825 1830 1526 1, 1825 1830 1526, जैसे आपको उचित लगे, 1825 1830 1526 1। ऐसे अगर आप याद रखेंगे इसको एक मोबाइल नंबर की तरह, तो बहुत आसानी से इसको याद रख पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम वापस से एक बार डिटेल से देख। अब देखिए दोस्तों, एम से मत्स्य संघ कब बना था, 18 मार्च 1948 को। अब देखिए दोस्तों, ये जो सन है, इस सन को याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले जो 3 चरण हुए थे दोस्तों, पहले 3 चरण, वो पहले 3 चरण हुए थे 1948 में, ठीक है। पहले 3 चरण 1948 में हुए थे। उसके बाद के 2 चरण 49 में हुए थे। उसके बाद का एक चरण 50 में हुआ था और एक लास्ट 56 में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, एम से मत्स्य संघ बन गया। अब आप इस डेट को मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं, 18 25 18 30 15 26 1, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फिर मामा अमा मंजन करो, माँ से मार्च, फिर माँ से मार्च, फिर अम्मा के अ से अप्रैल बन गया, फिर अम्मा के माँ से फिर वापस मार्च बन गया,
फिर मंजन के म से मई बन गया, ज से फिर जे जो था उस ज से जनवरी बन गया। यानी ज से जनवरी बन गया और लास्ट में मंजन के ना से नवंबर बन गया। अब देखिए दोस्तों, ऊपर की तीन में सन है 1948, यानी मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान और संयुक्त राजस्थान तीनों 1948 में बने। फिर वृहत राजस्थान और संयुक्त वृहत राजस्थान ये बना था 1949 में। राजस्थान बना था, या राजस्थान संघ भी आप कहीं बुकों में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान बना था 26 जनवरी 1950 को। आधुनिक या वर्तमान राजस्थान बना था 1956 को। तो ये आप सन इस तरह से याद रख सकते हैं। ऊपर के तीन में 48, फिर नीचे के दो में 49, फिर एक में 50, एक में 56। और इस डेट को मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं। महीनों के नाम को मामा, अमा, मंजन करो से याद रख सकते हैं। और 7 विभिन्न चरणों में क्या क्या नाम रखे गए थे उनको आप MP से बस राजस्थान आई के माध्यम से याद रख सकते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। प्रत्येक जो चरण था उनमें जो संघ बने थे उन संघों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम चरण नाम क्या था? मत्स्य संघ। कब बना था? 18 मार्च 1948। ये सब हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब ये 18 मार्च 1948 को बना था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? अलवर। काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी? अलवर। बहुत सारे एग्जाम में मत्स्य संघ कब बना था ये डेट सीधी पूछ ली जाती है। यानी कुल मिला के इन 7 विभिन्न चरणों से एक ना एक प्रश्न हर बार देखने को मिलता है, जिन क्वेश्चन में एकीकरण का टॉपिक होता है, जिन एग्जाम में ये एकीकरण का टॉपिक होता है। तो मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बना था। राजधानी कहाँ थी? अलवर। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है ABCD। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ABCD। अ से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर। ठीक है, तो ABCD मत्स्य संघ में कौन सी रियासतें शामिल थी? ABCD अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा मत्स्य संघ में एक ठिकाना शामिल था जिसका नाम है नीमराना, यानी नीमराना ठिकाना। और ABCD 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? NV गॉडगिल। यानी मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था? NV गॉडगिल। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। ये अलवर का ही था। यानी मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। कहाँ से था? अलवर से था। राज प्रमुख कौन था? उदयबान सिंह। धौलपुर का शासक जो था उदयबान सिंह, वो यहाँ मत्स्य संघ का राज प्रमुख था। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? KM मुंशी ने किया था। मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? KM मुंशी ने किया था दोस्तों। इसको एक मैप के द्वारा भी आप देख सकते हैं जिसमें सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है, वही बातें जिसके बारे में हमने बात करी है। तो पूर्वी राजस्थान के जो जिले थे, इस पूर्वी राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 मत्स्य संघ में शामिल थे और एक नीमराना ठिकाना इसमें शामिल था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में नाम क्या रखा गया था? पूर्व राजस्थान। द्वितीय चरण कब बना था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो द्वितीय चरण की स्थापना हुई थी दोस्तों 25 मार्च 1948 को। इसको हम पीछे जो ट्रिक्स पढ़ी हैं उसके माध्यम से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। पूर्व राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? कोटा। अब इसमें कौन सी रियासतें शामिल थी? प्रथम चरण में ABCD शामिल थी
अब इसमें कौन कौन सी पूर्व राजस्थान में द्वितीय चरण में शामिल थी, उसको आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और वो शॉर्ट ट्रिक यह है दोस्तों, कुकी को बूंदी लाडू प्रसाद बांटो। कुकी को बूंदी लाडू प्रसाद बांटो, मतलब कुकी को बूंदी के लाडू का प्रसाद बांटो। अब देखिए दोस्तों, देखो कुकी के कु शब्द के पहले कु से क्या बन गया, कुशलगढ़। फिर छोटा वाला की से क्या बन गया, किशनगढ़। को यहाँ पे साइलेंट है दोस्तों। बूंदी से बूंदी बन गया, ला से लावा बन गया, डू से डूंगरपुर बन गया, प्र से प्रतापगढ़ बन गया। इसी तरह श से शाहपुरा बन गया, और इसी तरह बाटो के बा से बांसवाड़ा बन गया। बांस से तो बांसवाड़ा, और टो से टोंक। यानी पूर्व राजस्थान में शामिल रियासतों को याद रखने का क्या ट्रिक है दोस्तों, कुकी को बूंदी लाडू प्रसाद बांटो। यानी कु से कुशलगढ़, फिर किशनगढ़, फिर बूंदी, फिर लावा, फिर डू से डूंगरपुर, प से प्रतापगढ़, स से शाहपुरा, फिर बा से बांसवाड़ा, टो से टोंक, और प्लस झालावाड़। ये रियासतें पूर्व राजस्थान में शामिल थी दोस्तों। इसका भी उद्घाटन करता कौन था, एन.वी. गॉडगिल। यानी मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान दोनों का उद्घाटन करता कौन था, एन.वी. गॉडगिल। इसका जो प्रधानमंत्री था दोस्तों, पूर्वी राजस्थान का प्रधानमंत्री जो था दोस्तों, उसका नाम है गोकुल लाल असावा। ये शाहपुरा का था, गोकुल लाल असावा। वो इस पूर्वी राजस्थान का प्रधानमंत्री था। राज प्रमुख था भीम सिंह कोटा का। इसी तरह उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी से था। ये कुछ प्रमुख अधिकारी, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और उद्घाटन करता थे। इसको भी आप एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं, बहुत आसानी से। पूरा सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है, और कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल थी वो इसको मैप के जरिए आप देख सकते हैं। अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा चरण। तीसरे चरण में नाम क्या रखा गया था दोस्तों, संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण में नाम क्या रखा गया था दोस्तों, संयुक्त राजस्थान। अब ये संयुक्त राजस्थान कब बना था, 18 अप्रैल 1948 को बना था। इस संयुक्त राजस्थान की राजधानी कहाँ थी, उदयपुर थी। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, पूर्व राजस्थान, यानी जो इससे पहले वाले दूसरे चरण में बना था, पूर्व राजस्थान। कुकी को बूंदी के लाडू बांटो प्लस झालावाड़, ये जो रियासतें थी, प्लस एक और रियासत मिली थी इसमें, मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत, जो कि सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों। ये मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत और मिली थी पूर्व राजस्थान में, तो इसको संयुक्त राजस्थान का नाम दिया गया। और कौन से चरण में मिली थी, ये तीसरे चरण में। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। यानी तृतीय चरण में जो संयुक्त राजस्थान था, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से। राज प्रमुख भूपाल सिंह उदयपुर, महाराणा भूपाल सिंह। इसी तरह उपराज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा से। अब इस तृतीय चरण को भी आप एक मैप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। सिर्फ मेवाड़ रियासत नहीं मिली थी तीसरे चरण में। चौथे चरण की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में क्या नाम दिया गया था, वृहत राजस्थान का नाम दिया गया था। अब ये चतुर्थ चरण की स्थापना कब हुई थी, यानी चौथा चरण जो था वो कब प्रारंभ किया गया था, 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। ये जो 30 मार्च था, इसमें 30 मार्च जो था, इसी 30 मार्च 1949 के दिन
राजस्थान के साथ राजस्थान शब्द जुड़ा था, इसीलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। यानी चतुर्थ चरण में क्या नाम दिया गया? वृहत राजस्थान का नाम दिया गया था। कब स्थापना हुई? 30 मार्च 1949 को। और प्रतिवर्ष 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राजधानी कहाँ थी वृहत राजस्थान की? जयपुर थी। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? संयुक्त राजस्थान जो पीछे के चरण में थे वो सारी रियासतें, प्लस जो नई जुड़ी हैं दोस्तों, इस जो नई रियासतें जुड़ी हैं उसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, ट्रिपल जे बी या JJB, ट्रिपल JB या JJB। यानी संयुक्त राजस्थान में जो रियासतें थी वो सारी प्लस JJB। ज से बन गया दोस्तों जयपुर, फिर ज से बन गया जोधपुर, फिर ज से बन गया जैसलमेर, और बी से बन गया बीकानेर। यानी 4 रियासतें और मिली थी संयुक्त राजस्थान में। उसके बाद इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। यानी वृहत राजस्थान जो बना था दोस्तों, इस वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए दोस्तों, पहले 2 चरण में उद्घाटनकर्ता NV गॉडगिल, तीसरे चरण के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चतुर्थ चरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जयपुर से, महाराज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर से, राज प्रमुख महान सिंह द्वितीय जयपुर के, इसी तरह उपराज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा के महाराणा। अब इसकी पूरी डिटेल को आप एक मैप के माध्यम से इसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। तो जो नई रियासतें शामिल हुई थी वो कौन कौन सी थी? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ट्रिपल JJB, बस बी से बीकानेर बन गया, और 3 जैसे जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। ये 4 नई रियासतें शामिल हुई थी चतुर्थ चरण में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पंचम चरण की तरफ। पंचम चरण क्या नाम दिया गया था? संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम दिया गया था दोस्तों। और इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त वृहत राजस्थान की? 15 मई 1949 को हुई थी। 15 मई 1949 को हुई थी। राजधानी कहाँ थी दोस्तों इसकी? जयपुर थी। इसमें कौन सी रियासतें शामिल हुई थी? जो वृहत राजस्थान में थी वो सभी थी। इसके अलावा मत्स्य संघ, यानी वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ, ये दोनों आपस में मिल गए थे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 5वें चरण में संयुक्त वृहत जो राजस्थान था उसमें वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ ये दोनों आपस में मिल गए थे दोस्तों। और जब ये दोनों आपस में मिल गए तो उसको नाम क्या दे दिया गया था दोस्तों? संयुक्त वृहत राजस्थान का नाम दे दिया गया। और किसकी सिफारिश से ये वृहत राजस्थान और मत्स्य संघ आपस में मिले थे? शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर ये एक दूसरे से मिले थे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों कि शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर वृहत राजस्थान का मत्स्य संघ में विलय हो गया था 5वें चरण। इसके अलावा इस 5वें चरण में कुछ बदलाव हुए, और वो बदलाव क्या हुए थे दोस्तों? जो प्रधानमंत्री का पद था, इस प्रधानमंत्री के पद की जगह मुख्यमंत्री का पद रखा गया। यानी प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री का पद सर्जित किया गया या रखा गया। प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री बने थे 5वें चरण के अंदर। और राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह द्वितीय, जयपुर महाराजा मान सिंह द्वितीय जो थे वो राज प्रमुख थे। और प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक और मोटिवेशनल कोट्स, थकान नहीं हो, माइंड को फ्रेश रखें, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसले की तरकश में
कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। षष्ठम चरण, छठा जो चरण है, छठे चरण में क्या नाम दिया गया? राजस्थान संघ का नाम दिया गया था दोस्तों। यानी छठे चरण में नाम क्या दिया गया? राजस्थान संघ का नाम दिया गया था दोस्तों। और इस राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन हमारे देश का संविधान भी लागू हुआ था दोस्तों। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 के ही दिन औपचारिक रूप से राजस्थान प्रदेश के लिए राजस्थान का नाम जो है वो स्वीकार किया गया। यानी राजस्थान के लिए राजस्थान नाम जो है वो औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 के ही दिन। और इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, मतलब भारत को गणतंत्र की उपाधि दी गई थी। षष्ठम चरण में राजस्थान संघ की राजधानी जयपुर थी। उसमें जो सम्मिलित रियासतें थी, जो संयुक्त वृहत राजस्थान में थी, वो सभी रियासतें प्लस सिरोही रियासत। अब ये जो सिरोही रियासत थी उसमें भी कौन कौन सा हिस्सा छूटा हुआ था दोस्तों? आबू और देलवाड़ा, आबू पर्वत और देलवाड़ा, इन दोनों हिस्सों को छोड़ा गया था। यानी आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके पूरी जो सिरोही रियासत थी उसको संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय किया गया और राजस्थान संघ का नाम दिया गया था। इस राजस्थान संघ के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। इसके राज प्रमुख वही थे मान सिंह द्वितीय जयपुर महाराजा। और राजस्थान को विधिवत नाम इसी चरण में दिया गया था दोस्तों। अगले चरण की तरफ हम बढ़ते हैं, सातवें चरण में। सातवां चरण, इस सातवें चरण में नाम क्या दिया गया था दोस्तों? आधुनिक राजस्थान का नाम दिया गया था दोस्तों। यानी राजस्थान को आधुनिक राजस्थान का नाम, या राजस्थान वर्तमान स्वरूप में इसी सातवें चरण में आया था। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी जयपुर थी। इस राजस्थान संघ में सिरोही का जो आबू और देलवाड़ा वाला भाग था, जो कि छठे चरण में शामिल नहीं हुआ था, इसको शामिल किया गया आधुनिक राजस्थान में। जो कि राजस्थान संघ में शामिल नहीं हुआ था उसको फिर आधुनिक राजस्थान के अंदर सातवें चरण में शामिल किया गया आबू और देलवाड़ा भाग को। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसको भी शामिल किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा, इस सुनेल टप्पा को भी जोड़ा गया। यानी सातवें चरण में क्या क्या जोड़ा गया? मत्स्य संघ के अंदर सिरोही का आबू और देलवाड़ा वाला भाग, इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा क्षेत्र इसमें जोड़ा गया। इसके अलावा झालावाड़ जिले का जो सिरोंज क्षेत्र था, इस झालावाड़ जिले के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दे दिया गया था दोस्तों। यानी झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दे दिया गया, एमपी को दे दिया गया। सप्तम चरण में मुख्यमंत्री कौन थे आधुनिक राजस्थान के? मोहनलाल सुखाड़िया। यानी आधुनिक राजस्थान के या वर्तमान राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया सातवें चरण में। राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। यानी राज प्रमुख के पद को कब समाप्त किया गया? सातवें चरण में समाप्त किया गया था दोस्तों। और इसकी जगह कौन सा पद रखना शुरू किया? राज्यपाल का पद रखना शुरू किया। इसके अलावा प्रथम राज्यपाल जो थे वो किसको बनाया गया था? गुरुमुख निहाल सिंह। यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह थे। सातवां जो संविधान संशोधन था, इस सातवें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों की जो श्रेणियां थी A, B, C,
इन श्रेणियों को भी समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट तथ्य। एकीकरण संपूर्ण हमने पढ़ लिया, अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो इसके बाद में इसके साथ जुड़ते गए उन सभी तथ्यों के बारे में हम बात करते हैं। वर्तमान स्वरूप तक हम बात करेंगे। राजस्थान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ से भी काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। राजस्थान जो है वो वर्तमान स्वरूप में कब आया था, तो 1 नवंबर 1956 को आया था दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। यानी वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण में हुआ था दोस्तों। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो राजस्थान के गठन के पश्चात हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। क्योंकि 7वें चरण में राजस्थान का गठन हो गया, उसके बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में आने के पश्चात वर्तमान जो राजस्थान थे उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री बने थे दोस्तों। इसके अलावा राज्य की 160 सदस्यीय प्रथम विधानसभा का गठन हुआ। यानी राजस्थान में 160 सदस्यों की पहली विधानसभा का गठन किया गया। यानी पहली विधानसभा में कितने सदस्य थे, 160 सदस्य थे। कब इसका गठन हुआ था दोस्तों, 19 फरवरी 1952 को। यानी राज्य की पहली जो विधानसभा थी उसका गठन 19 फरवरी 1952 को हुआ और उसमें 160 सदस्य थे। इसी तरह टीकाराम पालीवाल जो थे वो राज्य के प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों। यानी पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री वर्तमान स्वरूप में आने के बाद 7वें चरण के गठन के बाद, लेकिन प्रथम निर्वाचित जो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों, टीकाराम पालीवाल। यानी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, टीकाराम पालीवाल। और वैसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। नरोत्तम लाल जोशी को विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुना गया। ये क्वेश्चन भी काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट, अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक सी श्रेणी का राज्य था जिसकी खुद की अलग विधानसभा थी। यानी अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, वो केंद्र शासित प्रदेश खुद अपने आप में अलग से एक सी श्रेणी का राज्य था। और उस समय राजस्थान जो था वो राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था, बी श्रेणी का राज्य था दोस्तों। राजस्थान बी श्रेणी का और अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सी श्रेणी का राज्य था जिसकी अपनी अलग विधानसभा थी। और उस विधानसभा का नाम क्या था दोस्तों, धार सभा। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का क्या नाम था, धार सभा। और हरिभाऊ उपाध्याय इस अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे, हरिभाऊ उपाध्याय। नवगठित राजस्थान जो 1 नवंबर 1956 को बना था, इस 1 नवंबर 1956 को जो नवगठित राजस्थान था, इस राजस्थान में 25 जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे दोस्तों, 25 जिले थे जिनको 5 संभागों में बांटा गया था। वो 5 संभाग कौन से थे, जयपुर, जोधपुर, फिर उदयपुर, बीकानेर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा, इन 5 संभागों में इसको बांटा गया था और 25 जिलों में बांटा गया था दोस्तों। 1 नवंबर 1956 के दिन, 1 नवंबर 1956 के दिन फजल अली की अध्यक्षता में राजस्थान या राज्य का पुनर्गठन किया गया या राजस्थान का पुनर्गठन किया गया। और ये जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था, इस अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान के अंदर मिला लिया गया था। यानी अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में कब मिला था, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिला था दोस्तों। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान जो था, उस राजस्थान का अजमेर 26वां जिला बना गया।
यानी अजमेर का 26, अजमेर जो था वो अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। यानी अजमेर जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था दोस्तों। इसी तरह 1 नवंबर 1956 को ही सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, जिसके बारे में हमने बात कर ली है। इसी तरह अप्रैल 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी अप्रैल 1962 में जो 5 संभाग थे राजस्थान के, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर, इनको समाप्त कर दिया गया 1962 में इस व्यवस्था को। उसके बाद 15 अप्रैल 1962 के दिन राजस्थान का 27वां जिला बना था दोस्तों, धौलपुर। यानी 15 अप्रैल 1962 को धौलपुर राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया। 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी की जो सरकार थी उसने राज्यों को वापस से 6 संभागों में बांट दिया। कहने का मतलब पहले जो 5 संभाग थे उनको समाप्त कर दिया गया 1962 के अंदर। फिर हरिदेव जोशी की जो सरकार थी उसने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने वाली सरकार कौन सी थी? हरिदेव जोशी की सरकार थी। कब वापस शुरू किया गया? 26 जनवरी 1987 को। फिर 5 की जगह 6 संभागों में राजस्थान को बांट दिया गया और एक नया जो संभाग बनाया गया था वो कौन सा संभाग बनाया गया था दोस्तों? अजमेर संभाग बनाया गया। बाकी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर ये संभाग पहले से थे। नेक्स्ट 10 अप्रैल 1991 को 10 अप्रैल 1991 को 12, दौसा और राजसमंद तीनों जिलों एक साथ बनाए गए। 10 अप्रैल 1991 के दिन 12, दौसा और राजसमंद तीनों जिले एक साथ बनाए गए 10 अप्रैल 1991 को। उसके बाद 12 अप्रैल 1994 के दिन हनुमानगढ़ जो जिला है वो राजस्थान का 31वां जिला बना। यानी राजस्थान का 31वां जिला कौन सा था? हनुमानगढ़ था। कब बना? 12 अप्रैल 1994 के दिन बना था दोस्तों। उसके बाद 19 जुलाई 1997 को करौली राजस्थान का 32वां जिला बना। उसके बाद 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद कमेटी जो थी, इस परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का 33वां और अंतिम जिला बनाया गया था। किसको बनाया गया था दोस्तों? प्रतापगढ़ को बनाया गया। ये पर शब्द नहीं है दोस्तों, प्रतापगढ़। यानी 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान का 33वां जिला किसको बनाया गया था? प्रतापगढ़ को बनाया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्य के 7वें संभाग के रूप में भरतपुर संभाग के निर्माण की अधिसूचना 4 जून 2005 को जारी की गई, जिसमें करौली व सवाई माधोपुर कोटा संभाग से लिए गए, भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग से शामिल किए गए। यानी 7वें संभाग के रूप में कौन सा संभाग बना था दोस्तों? भरतपुर संभाग। और इसको कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को। इसमें क्या क्या शामिल किए गए? करौली व सवाई माधोपुर जिले ये कोटा संभाग से लिए गए। इसी तरह भरतपुर और धौलपुर जिले ये दोनों जयपुर संभाग से लिए गए दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पूरी डिटेल से हमने बात कर ली राजस्थान के एकीकरण की। सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और इस YouTube चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहे, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और
अपने परिचितों के साथ जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।